Hello students, as you all know that we are studying about the chapter name is the Delhi Sultan, and today we will study about the next topic in this chapter which is included in it. So today our topic is a closer look administration and consideration under the Khilji and Tughlaq. The consideration of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators rather than appointing aristocrats and landed chieftain as governor. The early Delhi Sultan, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service, called Bandagan in Persian. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them. दिल्ली सुल्तान जैसे वास्ट किंगडम, इतने बड़े किंगडम को चलाने के लिए एक रेलिएबल गवर्नर यानी एक विश्वसनीय सूबेदार और एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक की जरूरत थी. अर्लियर दिल्ली सुल्तान, स्पेशली यहाँ पर बात की जा रही है इल्तुतमिश की, जिन्हें क्या था, जिन्होंने अपने रूलिंग टाइम पे एरिस्टोक्रेट्स यानी जो उनके सामंत थे, लेडेड चिफ्टेन यानी जो उनके जमींदार थे, उन्हें एज अ गवर्नर अपॉइंट करने के बजाय उन्होंने अपने स्लेव को यानी जिन्हें वो मिलिट्री सर्विस के लिए परचेस करके लाए थे, खरीद कर लाए थे, जिन्हें बंदगन कहा जाता है पर्शियन लैंग्वेज में, उन्होंने अपने स्लेव को जो है गवर्नर बनाना ज्यादा स्वीटेबल समझा, यानी उन्हें सूबेदार बनाना ज्यादा स्वीटेबल समझा. किसने समझा? सुल्तान इल्तुतमिश ने. ये काफी केयरफुल थे कि वो उनके जो स्लेव हैं, जिन्हें उन्होंने एक हाईएस्ट पोस्ट प्रोवाइड की है, गवर्नर की पोस्ट प्रोवाइड की है, सूबेदार की, वो सबसे पहले क्या करें कि किंगडम के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स की नॉलेज है उसे अच्छे से सीखे. इसलिए वो उन्हें ट्रेंड करने के लिए काफी केयरफुल थे, उन्हें काफी अच्छे से ट्रेंड किया जा रहा था. क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि जो स्लेव है, जो दास है, अगर वो गवर्नर की पोस्ट अगर वो संभालता है तो जितना उसको ट्रेंड किया जाएगा, यानी मास्टर पर ही वो डिपेंडेंट रहेगा या तो वो सुल्तान पे डिपेंडेंट रहेगा, तो जितना भी उसे ट्रेन किया जाएगा वो उतने ही अंदर जो है वो अपना क्या करेगा, अपना वर्क करेगा. तो सुल्तान उस पे जो है ट्रस्ट कर सकता है और उस पे डिपेंडेंट हो सकता है. नेक्स्ट इज हियर स्लेव्स रेदर देन सन, यानी बेटा जो है वो दास से बढ़कर हो सकता है, यानी जो स्लेव है उससे बढ़कर हो सकता है. कैसे यहाँ पर पॉसिबल है ये हम देखेंगे. सुल्तान को ये एडवाइस किया जा रहा है कि एक स्लेव जो है जिसे वो खरीद कर लाए हैं, जिसे वो प्रमोट कर रहे हैं और उसकी होल लाइफ टाइम की सभी जरूरतों को वो देख रहे हैं, अगर उनका गुड लक है तो वो एक अच्छे वर्दी और एक्सपीरियंस स्लेव को फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी एक ईमानदार और एक अनुभवी दास को, स्लेव को वो फाइंड आउट कर सकते हैं. एक काफी इंटेलिजेंट पर्सन का ये कहना है कि एक वर्दी यानी एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट और एक एक्सपीरियंस स्लेव जो है वो एक सन से बेटर है, यानी एक बेटे से काफी बेटर है, काफी अच्छा है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई अ स्लेव वुड बी बेटर देन अ सन? क्या आप ये सोच सकते हो कि इसके पीछे क्या रीजन है कि जो स्लेव है वो सन से बढ़कर है, काफी बेटर है? क्यों ऐसा कहा? The Khilji and Tughlaqs continued to use Bandagan and also raised people of humble birth who were often their clients to high political position. They were appointed as general and governors. However, this also introduced an elements of political instability. खिलजी और तुगलक ने भी इसे कंटिन्यूअली यूज किया, बंदगन को, ठीक है, और उन्होंने भी ऐसे लोगों को, मतलब जो कि स्लेव थे उन्हें हाईएस्ट पॉलिटिकल पोजीशन अपॉइंट की. और किस तरह की पोजीशन अपॉइंट की? लाइक जनरल्स और गवर्नर्स की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके किंगडम में एक पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी जो है क्रिएट हो गई, इंट्रोड्यूस्ड हो गई. सो लेट्स सी कि क्या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हुई थी उनके किंगडम में. स्लेव्स और क्लाइंट्स जो थे वो अपने मास्टर और पैट्रॉन्स के प्रति काफी लॉयल थे, काफी वफादार थे, ईमानदार थे, लेकिन उनके हायर्स, उनके सन, उनके उत्तराधिकारी के प्रति इतने वफादारी उनकी नहीं थी. क्यों ऐसा था? क्योंकि न्यू सुल्तान के खुद के जो है सर्वेंट होते थे, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब नया सुल्तान जो है अपने सिंहासन, अपने तख्त पे बैठा, तो उनके बैठने के बाद क्या हुआ कि जो ओल्ड और न्यू नोबैलिटी थी उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्शन देखने को मिला, एक मतभेद, एक टकराव देखने को मिला. तो इस तरह के जो लोग थे वो दिल्ली सुल्तान से जो है काफी शॉक्ड थे
कि दिल्ली सुल्तान ने एक लोअर पर्सन को उठाकर जो है एक हाईएस्ट पोस्ट प्रोवाइड कर दी, उन्हें एक ऊंचा पद दे दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो तारीख के जो ऑथर हैं जिन्होंने पर्शियन में लिखा है कि दिल्ली सुल्तान ने क्या किया है कि लो और बेस बर्न को हाई ऑफिसर्स के लिए अपॉइंट किया है, ये क्रिटिसाइज करते हुए इन्होंने बताया है। So here is next officials of Sultan Muhammad Tughlaq. So let's see what is included in it. सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार, जो कि एक वाइन डिस्टिलर था, यानी वाइन को बनाता था, उसे सेल करता था। फिरोज हज्जाम, जो कि एक बार्बर था, एक नाई था। मनका तब्बाक, जो कि एक कुक था, और 2 गार्डनर का नाम बताया है जिनका नाम था लाधा एंड पीरा, जिन्हें क्या किया गया था? हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया था। किसने अपॉइंट किया था? मोहम्मद तुगलक ने अपॉइंट किया था। मिड 14th सेंचुरी में क्रॉनिकलर ने जो है ये रिपोर्ट किया कि जो जियाउद्दीन बरानी थे उन्हें सुल्तान ने उन्हें अपॉइंट करके अपना पॉलिटिकल जजमेंट और अपना रूलिंग कैपेसिटी वो क्या कर चुके थे? खो चुके थे। Like the earlier Sultan, the Khilji and Tughlaq monarch appointed military commanders as governor of territories of varying sizes. These lands were called Iqta and their holders was called Iqtadar or Mukti. The duty of the Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their Iqtas. अर्लियर सुल्तान्स जो थे जैसे कि खिलजी और तुगलक, इन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर्स को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया था अलग अलग एरियाज के टेरिटरीज में, और ये जो लैंड जिसे वो प्रोवाइड करते थे, इन्हें देते थे, उसका नाम था इक्ता, यानी उसे इक्ता कहा जाता है। जो लैंड है उसे इक्ता कहा जाता है, और जो लैंड होल्डर है उसे हम इक्तादर कहते हैं या फिर मुक्ति कहते हैं। यानी जो लैंड को कंट्रोल कर रहा है, जो उसे चला रहा है, उसे इक्तादर कहते हैं या फिर मुक्ति कहते हैं। मुक्तीज की ड्यूटीज क्या होती थी कि वो मिलिट्री कंपाइजेंस, यानी जितना भी सैन्य अभियान है उसको वो लीड करे, उसको वो गाइड करे। इसके साथ साथ जो इक्तास के जो रूल हैं, जो लॉ हैं, जो ऑर्डर है, उसको वो मेंटेन करे। सो मिलिट्री सर्विसेज के एक्सचेंज में, यानी इसके बदले में जो मुक्तीज होते थे वो क्या करते थे? जहां पर जो भी रेवेन्यूज, यानी जो भी एरिया उन्हें अपॉइंट किया गया है, जहां पर दिया गया है, वो सैलरी के फॉर्म में वहां से क्या करते थे? रेवेन्यूज कलेक्ट किया करते थे, यानी वहां से जो है टैक्सेस वगैरह जो है वो कलेक्ट किया करते थे। और वो टैक्सेस कलेक्ट करने के बाद जो है उसी टैक्सेस जो उन्हें मिलते थे कलेक्ट करने के बाद, वो सोल्जर्स को एज अ पेमेंट जो है प्रोवाइड करते थे, यानी उनको पे करते थे सोल्जर्स को। सो यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी था मुक्तीस को कंट्रोल करना, जिसके लिए क्या किया गया? एक रूल बनाया गया था कि जो उन्हें पोस्ट प्रोवाइड की गई है वो इनहेरिटेबल नहीं है, यानी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं की जाएगी, सिर्फ उन्हीं तक ही लिमिटेड रहेगी, उनके बच्चों को नहीं दिया जाएगा। जिसके लिए जो भी इक्ताज उन्हें प्रोवाइड किया जाता था वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए रहता था, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता था, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही उन्हें दिया जाता था, और उन्हें क्या किया जाता था? उससे पहले वहां से शिफ्ट कर दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के रूलिंग टाइम पे ये जो रूल था, यानी जो सर्विसेज के लिए जो कंडीशन थी, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट कर दी गई कि उस टाइम पे जो है एक अकाउंटेंट जो है अपॉइंट किया जाता था हर स्टेट्स के लिए, कि मुक्तीस के थ्रू जितने भी रेवेन्यू, जितने भी टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, उनका अमाउंट जो है वो चेक करे। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान दिया जाता था कि मुक्तीस जो है जो भी टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ अपने प्रिस्क्राइब्ड स्टेट से ही कलेक्ट करें, ना कि किसी और स्टेट से। जो भी मतलब इक्तादर यानी जो भी इक्ता उन्हें प्रोवाइड किया गया है, जो भी लैंड प्रोवाइड किया गया है, सिर्फ उसी लैंड से वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते थे, ना कि किसी और लैंड से। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान दिया जाता था कि वो जितने नंबर ऑफ सोल्जर्स रिक्वायर्ड हैं, जितना कहा गया है उन्हें कि उतने ही सोल्जर्स जो है वो अपने पास रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। जैसे ही दिल्ली सुल्तान ने क्या किया कि हिंटरलैंड की सिटीज़ पे अपना कंट्रोल कर लिया, इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो लैंडेड चिफ्टेंस थे या फिर सामंत एरिस्टोक्रेट्स थे या फिर रिच लैंडलॉर्ड्स थे, उन्हें फोर्स किया, उन्हें उन पर जो है प्रेशर डाला कि वो उनकी इस अथॉरिटी को क्या करे? एक्सेप्ट करे, यानी उनके अंडर में आ जाए, उनके कंट्रोल में आ जाए। So, under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. अलाउद्दीन खिलजी के ड्यूरिंग टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू, जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किए जाते थे, किसी लैंड के जो कलेक्शन होता था, वो भी उन्होंने क्या किया? अपने कंट्रोल में ले लिया। और जो लोकल चिफ्टेन थे जो कि टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे, उनसे ये अधिकार को क्या किया? उन्होंने छीन लिया। और उन पर भी प्रेशर डालने लगे, उन्हें भी प्रेशराइज करने लगे, फोर्स करने लगे कि वो भी क्या करे? अपना टैक्स जो है वो पे करे। सुल्तान्स
के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो लैंड को मेजर करते थे और जो अकाउंट्स था वो बहुत ही केयरफुली क्या करते थे, अपने पास रखते थे। और जो ओल्ड चीफ्टेन्स थे या फिर जो लैंड लॉर्ड थे वो क्या करते थे, वो सल्तनत के रेवेन्यू कलेक्टर्स बन चुके थे। वो क्या करते थे, रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे, उसे असिस्ट करते थे। और 3 टाइप्स के जो है टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किए जाते थे। पहला क्या था, पहला था ऑन कल्टिवेशन, जिसे क्या कहा जाता है, खराज कहा जाता है। यानी 50% जो पीजेंट्स, जो किसान प्रोड्यूस करते हैं, उसका उन्हें टैक्स जो होगा 50% के नियर अबाउट जो है उन्हें पे करना होगा। कैटल्स पे जो है उन्होंने टैक्सेस लगा दिए और इसके साथ साथ जो है हाउसेस पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिए। तो ये 3 तरह के टैक्सेस वगैरह जो है लिए जाते थे। किसके टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। It is important to remember that large part of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जो सब कंटिनेंट्स है, यानी सब कंटिनेंट्स का जो लार्जर पार्ट था वो दिल्ली के कंट्रोल से क्या था, दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल से बाहर था। और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, दिल्ली से बंगाल को अपने कंट्रोल में करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। और जो साउथर्न इंडिया को इन्होंने कंट्रोल किया था, वो भी क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद, कुछ ड्यूरेशंस के बाद क्या हुआ, वो पूरा इंटायर रीजन क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया। Even in the Gangetic Plains, there were forested areas that Sultanate forces could not penetrate. Local chieftains established their rules in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short duration. Gangetic Plains में जहाँ पर क्या था, एक फॉरेस्टेड एरिया था जो कि सल्तनत जो है वो फोर्स कर रही थी कि वो भी क्या हो कि पेनिट्रेट कर सके, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, वो वहाँ तक भी पेनिट्रेट नहीं कर पाए। और जो लोकल चिफ्टेंस थे उन्होंने क्या किया, उस रीजन पे जो है रूल इस्टेब्लिश कर दिया। और कई बार जो है कुछ ऐसे रूलर्स थे, कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक थे वो इस एरिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, लेकिन अगर वो कर भी पाए उस पर कंट्रोल, उन्होंने कंट्रोल किया उस एरिया पे, लेकिन सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कुछ ही समय के लिए वो उस पर अपना कंट्रोल कर पाए। कौन कर पाया, किसने कंट्रोल किया उस एरिया को, अपने कंट्रोल में लिया, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने।